नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और नॉलेज सीरीज के अंतर्गत क्लास नंबर 4 पर हम लोग आ गए हैं और आज से एक नया टॉपिक प्रस्तावना और मूल अधिकार प्रेम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स पर हम लोग 15 क्वेश्चन और उनके 15 आंसर, उनके सॉल्यूशन, उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। वही 20-22 मिनट में 15 क्वेश्चन लेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन, और कुछ स्लाइड्स भी हम काम में लेंगे। शुरू कर लेते हैं। ये थंबनेल आप लोग देख लीजिए। क्लास नंबर 4 है प्रेम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और हम शुरू कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताइए। ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। विभिन्न वर्षों में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जहां प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनका क्रम पूछा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, समानता और न्याय और स्वतंत्रता, ठीक है। तो स्वतंत्रता जो शब्द है वो पहले आता है, चूंकि समानता से पहले आ जाता है। वो जो प्रस्तावना का संदर्भ है, मैंने कल वाली क्लास में बताया था आप सभी को कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर और 26 नवंबर 1949 का दिन मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है। और फिर ये संपूर्ण प्रसंपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है। समाजवाद है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर न्याय है, फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये इसमें सही हो गया है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है सी आ जाएगा। ये प्रस्तावना का जो पार्ट है मूल रूप से ये इस प्रकार से दिया गया है। देखिए ये समाजवाद शब्द यहाँ पर आ गया, पंथ निरपेक्ष शब्द आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये न्याय शब्द आ गया है, ये स्वतंत्रता शब्द आ गया, ये समता शब्द आ गया, ये व्यक्ति गरिमा शब्द आ गया, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और ये हम भारत के लोग हैं और ये संपूर्ण प्रसंपन्न है, ये लोकतंत्र है, ये गणराज्य है। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 47 नंबर है, निम्न में से किस वाद के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में पहली बार प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया था। देखिए प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए अथवा ना माना जाए, एक प्रमुख न्यायिक और कानूनी वाद का विषय रहा है। और 1960s में बेरूबाड़ी का जो वाद है वहां ये प्रश्न सर्वाधिक प्रथम बार उपस्थित हुआ था और उस समय प्रस्तावना को संविधान का जो भाग है, संविधान का अंग नहीं माना गया था। यद्यपि ये माना गया था कि इसमें संविधान के जो जटिल प्रावधान है, संविधान की कहीं व्याख्या की आवश्यकता हो तो वहां प्रस्तावना से मदद ली जा सकती है। कालांतर में 65 में सज्जन सिंह वाद, 67 में गोलकनाथ केस, वहां पर भी ये व्याख्या इस प्रकार से रखी गई। लेकिन प्रस्तावना को मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का भाग मानते हुए और उसमें जो संदर्भ दिए गए कि साहब प्रस्तावना पर भी संविधान के अन्य भागों की तरह विचार हुआ था और संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पहले अधिवेशन में प्रस्तुत हुआ, दूसरे अधिवेशन में जो ऐसे स्वीकृति मिली और 10वें अधिवेशन में दूसरे वाचन के दौरान 17 अक्टूबर 1949 को जब 10वां अधिवेशन था संविधान सभा का, वहां प्रस्तावना को स्वीकार करते हुए कहा गया कि प्रस्ताव यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने। मैंने अपनी पिछली क्लास में इसका जो स्लाइड है उसमें दिखा भी रखा है, उसको आप देख लीजिए जरूर, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती केस है 1973, जहां प्रस्तावना को संविधान का अंग भी माना गया और चूंकि अंग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और फिर 42वें संशोधन 1976 से जो है प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है, ठीक है। तो ये बी बिंदु इसमें आ जाएगा। प्रमुख रूप से केशवानंद भारती वाद में इस बात को अहमियत दी गई है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श हैं उन पर किस देश के संविधान का प्रभाव दिखाई देता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन हम लोग मानते हैं। एक पूरी लिस्ट में दे रहा हूं अगली स्लाइड में। उस लिस्ट में कुछ व्यवस्थाओं का संदर्भ है जहां से जो जो चीजें हमने ग्रहण की है उनको आपको याद कर लेना है। ये जो 3 आदर्श हैं, फ्रांस की जो राज्य क्रांति है 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति, जहां स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के नारे लगाए गए हैं, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ब्रिटेन से संसदीय शासन की व्यवस्था, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स हैं, कनाडा से जो है यूनियन का संदर्भ है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, आयरलैंड से राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान है, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से आपातकालीन प्रावधान है, भूतपूर्व सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से मूल कर्तव्य की व्यवस्था, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो एक लिस्ट मैंने दी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा कोर्स है, ये आप देख चुके हैं, देख रहे हैं फटाफट से। 49 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31 में आर्टिकल 31 जो है उसमें संपत्ति का जो अधिकार है, मूल अधिकार समाजवाद के संकल्प की पूर्ति करता रहा। ये गलत है क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है, देखिए वो जो दिया गया था बेसिकली संपत्ति का जो शब्द है वो निजी
अधिकारों की तरफ जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों की तरफ जाता है, जबकि समाजवाद जो है सामूहिक अधिकारों की बात करता है। तो जो संपत्ति शब्द होता है ना, ये निजी अधिकार की बात करता है, निजी या व्यक्तिगत। इसमें जो है हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात होती है, इसका संबंध ही व्यक्तिगत अधिकार से होता है, जबकि समाजवाद जो होता है वो सामूहिक अधिकारों की बात करता है, ठीक है ना, समूह के अधिकार, समाज के अधिकारों की बात करता है। तो ये तो इसके साथ संगत था ही नहीं, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार तो इसके साथ संगत था ही नहीं। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, ये जो संशोधन हुए उनके माध्यम से अनुच्छेद 31 की जो व्यवस्थाएं थी उसमें परिवर्तन किए गए हैं ना। पहले संविधान संशोधन से 31A, 31B जो अनुच्छेद 31 के अपवाद के रूप में जोड़े गए, 25वें संशोधन से 31C जोड़ा गया। तो ये संपत्ति के अधिकार की जो व्यवस्था थी उसके बनिस्पत उसके अपवाद सृजित किए गए और ये व्यवस्था की गई कि राज्य जो है सार्वजनिक हित में, सामुदायिक हित में, समाज के हित में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है कानून बनाकर, और मुआवजे वगैरह की व्यवस्था का संदर्भ उसमें रखा गया था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया इसमें कथन। कारण जो है 42वें संशोधन से समाजवाद लाने के पूर्व भी भारतीय संविधान समाजवाद को लेकर सक्रिय दिखाई देता रहा है, बिल्कुल सक्रिय। मैंने अभी कहा कि पहला संशोधन जो है, चौथा संशोधन है, 17वां संशोधन है, 24वां संशोधन है, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन, ये सब समाजवाद के लक्ष्यों की पूर्ति से जुड़े हुए संशोधन महसूस होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कथन गलत परंतु कारण सही है, तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद समाजवाद के उद्देश्य के साथ संगत दिखाई देते हैं? अभी मैंने कहा 25वां संशोधन है, बिल्कुल 1971 की बात हो रही है। 44वां संशोधन है 1978, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से जो है हटा दिया गया और वो एक अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है। और 26वां संविधान संशोधन देशी रियासतों के जो प्रीवी पर्स प्रिविलेज की व्यवस्था है उसके समापन से संबंधित रहा। और 42वें संविधान संशोधन से तो हम जानते हैं कि समाजवाद जो शब्द है वो शाब्दिक रूप से प्रस्तावना में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चारों ही जो ऑप्शन हैं ये समाजवाद के उद्देश्यों के साथ संगत दिखाई देते हैं, तो उपरोक्त जो चारों हैं वो इसमें सत्य हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन देखिए। रिकॉर्डेड में 20-22 मिनट में 15 क्वेश्चन डेली में करा रहा हूं, आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा ये मदद करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, विभिन्न किताबों का इसमें समावेशन है, आप देख पा रहे होंगे, और शानदार व्याख्या में कर रहा हूं, ठीक है। आइए ये देखिए, ये मेरी किताब है जो नई किताब है, सेकंड एडिशन आ गया है इसका। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी लगातार परचेज कर रहे हैं बुक को, ऑनलाइन भी और बुक स्टोर्स में मिल रही है। वहाँ ये उस किताब का एक चैप्टर है जो संविधान संशोधन, उसी में से लिए हैं। ये 25वें संविधान संशोधन का संदर्भ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये 26वें संविधान संशोधन का संदर्भ है, ठीक है। प्रचार मान लीजिए, है ना, प्रचार के रूप में मान लीजिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से ही होता है, ठीक है। लेकिन ये किताब बहुत अच्छे रूप में है, इसीलिए सेकंड एडिशन आया है। फर्स्ट एडिशन अच्छे तरीके से लोकप्रिय होकर फर्स्ट एडिशन लोगों ने खरीदा है, तभी सेकंड एडिशन आया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचे के साथ संबंधित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता को, बिल्कुल आधारभूत ढांचा ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट ऐसा है जिसमें अगर संसद संविधान संशोधन करने का प्रयास करेगी तो फिर उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी और न्यायालय परीक्षण करेगी, और अगर वो संशोधन जो है संविधान के उस मूलभूत ढांचे के विपरीत पाए जाते हैं तो फिर उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। मूलभूत ढांचे का विचार एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार है, और 1973 के केशवानंद भारती जो वाद है वहां ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। फिर कालांतर में विभिन्न वादों में इसकी व्याख्या होती रही है। लगभग दर्जन भर से अधिक संवैधानिक प्रावधान है हमारे पास जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, पंथ निरपेक्षता। हालांकि ये 1994 में एसआर बोम्मईवाद जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1994 का एसआर बोम्मईवाद जो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। तो संघवाद और पंथ निरपेक्षता जो है वो एसआर बोम्मईवाद में महत्वपूर्ण रूप से इसे माना गया है। पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ जोड़ा गया है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पहली बार मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया नहीं, मिनर्वा मिल्स में उसकी और व्याख्या हुई है, लेकिन जो पहली बार है वो केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तुत किया गया 1973 में, ठीक है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, केशवानंद भारतीवाद उसमें 1973 में प्रस्तुत किया गया। तो कथन सही परंतु कारण जो है इसमें गलत है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कारण गलत है, कथन सही है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राज्य व्यवस्था के कौन से प्रयास जो हैं वो समाजवाद के दर्शन की स्थापना के साथ संगत दिखाई देते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि समाजवाद का मतलब है सामाजिकता के लिए काम करना, सामूहिक हित के लिए काम करना, समष्टिगत व्यवस्था करना, व्यक्ति की तुलना में सामाजिकता को, समाज को अधिक महत्व देना। व्यक्ति और समाज में विरोध नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो चीज की जाए उसकी तुलना में 100 व्यक्तियों के लिए कोई चीज की जाए, 100 व्यक्तियों के लिए अगर करनी है तो 10,000 व्यक्तियों के लिए वो चीज की जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे 100 एकड़ की या 100 हेक्टेयर की जमीन यदि किसी के पास है, उससे बेहतर होगा कि एक एक एकड़ या एक एक हेक्टेयर की जमीन जो है 100 लोगों में वितरित की जाए। तो एक सामूहिकता की भावना हमको दिखाई देती है।
तो राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण के विषय में शक्तियां दी गई, बिल्कुल अनुच्छेद 31A, 31B और 31C के अंतर्गत है ये, ठीक है। पहला संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ठीक। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित करना, ये समाजवाद से विपरीत हो गया, ठीक है। देशी रियासतों के प्रीवीपर्स और प्रीविलेज को समाप्त करना, बिल्कुल सही है, 26वें संविधान संशोधन का संदर्भ है। और समाजवाद को संविधान में शाब्दिक रूप से स्थान प्रदान किया गया, ये 42वें संविधान संशोधन का संदर्भ है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो कथन है समाजवाद की स्थापना के साथ संगत है, तो 1, 3 और 4 जो है इसमें बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए साहब आगे बढ़ जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान सभा के 9वें अधिवेशन में संविधान का अंग बनाया गया। ध्यान दीजिए, 9वां अधिवेशन तो हमने पहले बात की थी, 9वां अधिवेशन नहीं है, 10वां अधिवेशन है, तो कथन तो गलत हो गया। 10वें अधिवेशन में बनाया गया था, 10वें अधिवेशन में, और 17 अक्टूबर 1949 इसकी डेट है, मैंने पहले भी बताया है, 17 अक्टूबर 1949 इसमें संविधान का अंग बनाया गया। और कारण कह रहे हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हुए इसमें संशोधन की अनुमति दी गई। अभी व्याख्या में कर चुका हूं थोड़ी देर पहले, तो इसमें कथन गलत परंतु कारण जो है वो बिल्कुल सही है, तो डी इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान जो है वो राष्ट्र के अध्यक्ष के पद पर वंशानुगत तंत्र के स्थान पर निर्वाचित तंत्र का प्रावधान करता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र का अध्यक्ष कह लीजिए, इसको राज्य अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कह लीजिए, हेड ऑफ द नेशन कह लीजिए, या इनको राष्ट्रपति कह लीजिए, ठीक है। तो ये राष्ट्र के अध्यक्ष के पद पर वंशानुगत तंत्र के स्थान पर निर्वाचित तंत्र का प्रावधान करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रस्तावना भारतीय संविधान को गणराज्य के रूप में घोषित करती है। देखिए गणराज्य जो होता है ना, उसका शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि जो राज्य का अध्यक्ष है, जो राज्याध्यक्ष है, जो राष्ट्र अध्यक्ष है, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो बिल्कुल कथन कारण में क्षैतिज संबंध स्थापित हो रहा है, इस वजह से कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या है, ठीक है। ये आज 4th डे की क्लास है और मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है कथन कारण की सही व्याख्या के संदर्भ में ये काफी सारे मैं क्वेश्चन इस प्रकार से करा रहा हूं आपको। तो कथन कारण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, ऐसा मानकर चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय, वंचित और उपेक्षित के हित में राज्य को विशेष संरक्षण की व्यवस्थाएं करने का निर्देश है। बहुत अच्छी लाइन है। सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है कि समाज के जो उपेक्षित, वंचित, हाशिए पर स्थित, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो दीनहीन वर्ग जिनको माना जाता है, गरीब वर्ग जिनको माना जाता है, सुविधा विहीन जो वर्ग हैं, कमजोर वर्ग जो हैं, ठीक है, उन तक भी राज्य की जो सुविधाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनका लाभ अधिकतम मात्रा में मिल सके। तो सामाजिक न्याय, वंचित और उपेक्षित के हित में राज्य को विशेष संरक्षण की व्यवस्था है। ये जो विशेष संरक्षण है इसको सकारात्मक कार्रवाई भी बोलते हैं। ये जो विशेष संरक्षण है, ठीक है, इसको राज्य की सकारात्मक कार्रवाई का नाम भी बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सकारात्मक कार्रवाइयां। इसको संरक्षण मूलक विभेद भी बोल देते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी इसको बोल देते हैं। तो काफी सारे शब्द हैं। सामाजिक न्याय एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो बिल्कुल कथन सही है। कारण जो है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शाब्दिक रूप से मूल अधिकार में प्रस्तुत किया गया। कारण बिल्कुल गलत है ये। शाब्दिक रूप में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर हल करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है शाब्दिक शब्द को देखना। तो शाब्दिक जो है वो प्रस्तावना में शामिल किया गया है इसको एक तो, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 38 है जिसमें राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, निदेशक तत्व, वहां इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो दो जगह से शाब्दिक रूप से शामिल किया गया है। तो कथन सही परंतु जो कारण है वो गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, मूल अधिकार में शाब्दिक रूप से शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन है अनुच्छेद 21 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाना जाता है, जीवन के अधिकार के रूप में, ठीक है। आर्टिकल 21 शाब्दिक रूप में सरकार के कृत्यों से संरक्षण देता है, विधानमंडल के कृत्यों से नहीं। देखिए आर्टिकल 21 की भाषा हम पढ़ते हैं, क्या भाषा है? भारत में किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब होता है जो कानून विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है। तो अगर कानून कोई बना हुआ है विधानमंडल के द्वारा जिससे व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके लिए कोई इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है, नजरबंदी इत्यादि का, तो अगर कानून बना रखा है तो वो आदेश उचित माना जा सकेगा। लेकिन सरकार केवल ऑर्डर जारी करके ऐसा काम नहीं कर सकेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या, मैं बार बार कहूंगा, पॉलिटिकल साइंस की जो बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं उनमें ये व्याख्याएं हैं। और जब पेपर बनते हैं और अच्छी किताबों से जब पेपर बनते हैं ना, ध्यान रखिए हमेशा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आर्टिकल 21 जो है उसमें सरकार के कृत्यों से संरक्षण देता है, विधानमंडल के कृत्यों से नहीं देता। इसीलिए
जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की जब हम बात करते हैं, दोनों में कोरिलेशन हम जोड़ते हैं, निवारक निरोध के जो अधिनियम होते हैं वहां जब वो बनते हैं तो वो कानूनन रूप से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जो है उनको सही ठहराया जाता है। ठीक है, भले उसमें काफी सारी विसंगतियां हो सकती हैं लेकिन उनको उचित ठहराया जाता है। मीसा कानून का संदर्भ 1971 का हम देखते हैं, आपातकाल के दौरान उस कानून का काफी अधिक मात्रा में दुरुपयोग की शिकायतें मिलती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये ध्यान रखिए, कथन बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, इस कथन की व्याख्या में मैंने ऑटोमेटिक यही लाइन बोली है, यही इसकी व्याख्या है। क्या? अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हालांकि माननीय न्यायपालिका का 1978 के पश्चात जब मेनका गांधीवाद है वहां से व्याख्या आई कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसको भी विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की जो उचित प्रक्रिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार ही उसे होना चाहिए, और उसमें नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक कानून की जो अवधारणा है, नैसर्गिक जो प्राकृतिक न्याय की जो अवधारणा है उसका उसे पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं, कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और इसमें जो व्याख्या मैंने दी है उसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग को उनकी विषय वस्तु के अनुसार सुमेलित कीजिए। भाग 4 जो है वो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संदर्भ में आता है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आता है। तो ए जो है इसमें 2 नंबर हो गया। भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में आता है, अनुच्छेद 239 से 242 के संदर्भ में आ जाता है, तो बी जो है वो 1 हो जाएगा। और सी जो है भाग 11 संघ और राज्य संबंध आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात होती है, तो सी जो है वो 3rd है। और भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग का संदर्भ है, तो डी जो है उसमें 4 नंबर आ जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 ये हम देख लेते हैं, 2, 1, 2, 1 और 3 और 4। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। ठीक है, आइए फटाफट से बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने सारे कितने शानदार क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा आप लोग हमेशा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और फटाफट से अपने मित्रों को भी बताइए। ठीक है, इतनी अच्छी सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस हम ला रहे हैं और बार बार इनको रिपीट कीजिए और नोट्स इनके जरूर बनाइए। पैनल पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे हमारे अपलोड करवा देता हूं डेली। कथन है, भारतीय संविधान का अधिकार पत्र मूल अधिकारों को आत्यंतिक श्रेणी में प्रस्तुत करता है। देखिए, आत्यंतिक के कुछ पर्यायवाची होते हैं, पूर्ण होता है इसका पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची निरपेक्ष होता है, इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। आत्यंतिक का मतलब होता है जिसका कोई अपवाद ना हो। ठीक है, एब्सोल्यूट बोलते हैं ना हम कि एब्सोल्यूटली, कोई आपसे पूछता है कि आप मुझसे मिलने आओगे क्या, या आप ये काम कर दोगे, तो हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटली, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं, कोई कमी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़े किस चीज की, तो कोई अपवाद नहीं, हम आएंगे आपके पास बिल्कुल। ठीक है, ये कहते हैं ना, ये हम ये काम करके देंगे, तो दैट इज कॉल्ड अपवाद रहित व्यवस्था, उसे बोलते हैं आत्यंतिक। तो भारतीय संविधान का जो अधिकार पत्र है वो मूल अधिकारों को आत्यंतिक श्रेणी प्रस्तुत करता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अधिकांशतः जो मूल अधिकारों की व्यवस्था है वो अपवादों के अधीन रखी गई है। जैसे उदाहरण के हम लेते हैं आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो साहब शुरू ही प्रतिबंधों की व्यवस्था से होता है। उसमें लिखा जाता है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, उसका जो है अनुकरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो अपवाद का मतलब उन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए। या आर्टिकल 19 में हम जब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जबरदस्त रूप से हमें बोलने की, लिखने की और चित्रकारी की, पेंटिंग की, ठीक है, कोई प्रदर्शनी लगाने की, इसकी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, लेकिन वो अनुच्छेद 19 खंड 2 के 8 प्रतिबंधों के अधीन है। ठीक है, युक्ति संगत जो निर्बंधन है, जो रेशनल जो रेस्ट्रिक्शंस है, उनके अधीन है। तो वो अपवादों की व्यवस्था, प्रतिबंधों की व्यवस्था है। तो यह अधिकार पत्र आत्यंतिक श्रेणी में प्रस्तुत नहीं करता है। ध्यान रखिए, मूल अधिकारों का एक वर्गीकरण नागरिकों और गैर नागरिकों के संदर्भ। बिल्कुल देखिए, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं और कुछ मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होते हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 कहता है भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, तो नागरिक गैर नागरिक सबको मिलता है। आर्टिकल जो 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। या आर्टिकल 19 जो है ये नागरिकों के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि एक वर्गीकरण नागरिक और गैर नागरिक के संदर्भ में भी प्राप्त होता है। तो कथन गलत, परंतु इसमें कारण सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है साहब, आइए फटाफट से देखिए कितनी जल्दी हम लोग आ गए हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इतनी सारी व्याख्या शानदार। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानूनी समानता के अधिकार में निम्न में से क्या अभिव्यक्त होता है? देखिए, कानूनी समानता जो आर्टिकल 14 का विषय है बेसिकली, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 का जो विषय है विधि का शासन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 14। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। भारत में विधि का शासन पाया जाता है, बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ, एवी डायसी की अवधारणा है, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अवधारणा है मूल रूप से ये। कानून सबकी समानता पर विचार करते समय जन्म, पद, प्रतिष्ठा, मत से प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल सब लोग समान हैं कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता।
कोई भी जन्म, पद, प्रतिष्ठा, मत, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा, ये आर्टिकल 14 जो विधि का शासन है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है एप्लीकेशन में भी, और वहीं से एक क्लास का एक जो वीडियो है वो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड करा रखा है, उसको आप जरूर देखिए। शायद 20-25 मिनट की क्लास है, आर्टिकल 14 बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, असमान के मध्य समानता की स्थापना, कानून के समान संरक्षण। देखिए उसमें क्या लिखा गया आर्टिकल 14 में कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि का समान संरक्षण क्या कहता है? समानों के मध्य समानता। ठीक है, यह कानून के समक्ष समानता का एक हम उप सिद्धांत बोलते हैं। विधि के समान संरक्षण वाली व्यवस्था वो समानों के मध्य समानता की बात करता है, असमान के मध्य समानता की बात नहीं। ठीक है, ये वर्ग की बात करता है, उसमें वर्ग बनाए जा सकते हैं, वर्गीकरण करने का संदर्भ है, विभेदों की व्यवस्था है, युक्ति संगत विभेद है, बोधगम्य अंतरक है, ऐसे शब्द मैंने समझा रखे हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप सभी से आग्रह है मेरा। तो समान के मध्य समानता की स्थापना कानून के समान संरक्षण का मूल अवयव है, तो ये गलत हो गया। और समानता का अधिकार वर्ग विधायन की अनुमति देता है, बिल्कुल नहीं, ये विधायी वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग विधायन का इसमें निषेध किया जाता है। ठीक है, विधायी वर्गीकरण की मतलब वर्ग बनाकर जो है, जो कानून बनाकर तो वर्गीकरण किया सकता है, लेकिन वर्ग बनाकर जो है फिर कानून नहीं बनाए जाते हैं, कानून बनाकर फिर उसके हिसाब से वर्गीकरण किया सकता है। वर्गीकरण का मतलब होता है तर्क संगत विभेद की व्यवस्था। ठीक है, ये सब आर्टिकल 14 में बहुत व्यापक व्याख्या है, उसका एक बहुत बेहतरीन हिस्सा यूट्यूब पे मैंने कुछ दिन पहले अपलोड कर रखा है, उसको जरूर देख लीजिए। पूरा आर्टिकल 14 की जो मेन सारी व्यवस्थाएं हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए साहब, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, थर्ड और फोर्थ इसमें गलत है। ये वर्ग विधायन की अनुमति नहीं, विधायी वर्गीकरण की अनुमति देता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं साथ में। तो सी जो ऑप्शन है ना इसमें, इसे ध्यान रखिए, केवल 1 और 2 इसमें सत्य है। आज की क्लास का हाँ, ये देखिए मैंने लगवा दिया था हमारी टेक्निकल टीम से, ये 7 अगस्त 2023 को ये वीडियो है यूट्यूब पर रूल ऑफ लॉ का, इसको जरूर देख लीजिए। काफी विद्यार्थियों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देख रखा वो देख लीजिए, जिन्होंने देखा है एक बार रिवीजन के क्रम में भी इसको देख लीजिए, है ना, नॉलेज ही मिलेगी। आइए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकारों का कौन सा समूह भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होता है? अधिकारों का कौन सा समूह? देखिए अभी मैंने बात की थी, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति यानी नागरिक और गैर नागरिक, विदेशी, प्रवासी, कोई भी निवासी है कहीं का, तो भारत के राज्य क्षेत्र में यदि निवास कर रहा है, कहीं किसी भी देश का नागरिक है, उन सबको कौन सा अधिकारों का समूह मिलता है? तो देखिए अनुच्छेद 14, 16 और 19, तो 16 और 19 जो है ये केवल नागरिकों के संदर्भ में आ जाते हैं। ठीक है, केवल नागरिकों का संदर्भ है, ये केवल नागरिकों को मिलते हैं, इसमें भी यही चीज आ गई। ठीक है, इसमें तो बल्कि ये आर्टिकल 15 भी इसमें शामिल हो गया। तो यहां आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल जो 28 है, ये जो है भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को ये उपलब्ध होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। तो सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 15, 16, 19 जो है केवल नागरिकों को, 16 और 19 केवल नागरिकों को, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 28 जो है वो नागरिक और गैर नागरिक सभी को ये उपलब्ध होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास भी बहुत शानदार रही और अराउंड 22 मिनट्स हुए हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये कोर्स के मॉड्यूल्स वगैरह भी आप देख रहे हैं, कंप्लीट कोर्स भी। ठीक है, ये देख लीजिएगा इस प्रकार से, और मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास, जो कि फंडामेंटल राइट्स के और बहुत शानदार क्वेश्चंस होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल अच्छा सोचिए, और हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, नॉलेज मिलेगी और एग्जाम की दृष्टि से तैयारी आपकी मजबूत हो सकेगी। नमस्कार, धन्यवाद।